हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनकी मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जो एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये शॉर्ट ट्रिक्स जो है आपके जो है समय आपका बचाएगा और जो है दूसरे क्वेश्चंस में आपको जो है वक्त देगा और समय देगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 40 लाइक्स का टारगेट है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी कर दीजिएगा। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चंस देखें। देखिए, जैसे क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। सीटेट में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है तो उनको नोट ज़रूर करिएगा, क्वेश्चंस को भी नोट करिएगा। नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। अगर मैं कहूँ तो एग्ज़ाम में नोट्स बहुत काम करते हैं। आपको 120 जो है प्लस का जो टारगेट अचीव करने में आपकी हेल्प भी करता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है सा क्वेश्चन है। 3 सही 1/4 प्लस 7 सही 1/5 जो है कितना होता है। अब देखिए, अगर इसको लॉन्ग विधि से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस देने का जो है मूल उद्देश्य यही होता है कि बच्चे का समय जो है वेस्ट कराना। ठीक है, और अगर मेरी शॉर्ट ट्रिक्स से चलोगे तो बहुत ही आसान है। इसका क्वेश्चन का आंसर है, पहले ये दो संख्याओं को जोड़ दो, मतलब 7 3 10 हो गया। फिर इन जो नीचे की दो संख्याएं दी गई हैं इसको जो है मल्टीप्लाई कर दो तो 5 को 20 हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद इन दो संख्याओं को फिर से जोड़ दो तो 5 4 9 हो गया। 10 सही 9/20 आंसर हो गया। आंसर लगा दिया ऑप्शन ए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही शॉर्ट ट्रिक अपनाना, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कोटि जो है पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है तो दोनों कोण होंगे। तो देखिए, दो कोटि पूरक का जो अंतर है अगर इसकी बात करें तो इन दोनों का जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों का 90 डिग्री होता है। तो ऐसे जो है दो कोण ढूंढने हैं जो जोड़ में 90 हो और घटाने में 40 आते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर जो नजर आ रहा है वो है ऑप्शन सी। 25 और 65 जो है 90 होता है ना, और इसको अगर घटाएंगे तो 40 डिग्री आएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। जिनको नहीं पता था नोट कर लीजिएगा, गलती मत करिएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत छोटे क्वेश्चंस होते हैं। जो पेपर बनाता है ना उसको भी पता होता है कि ये ऐसे क्वेश्चंस जो है बेसिक जो है चीज़ें बच्चों को जो है नहीं पता होती है। कई बच्चों को आंसर इसका नहीं पता होगा। ठीक है, तो आपको ये लिख लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रचनात्मक कक्षा में टीचर को शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, 4 ऑप्शंस में से ढूंढते हैं क्या है। तो विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करके देना, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को यहाँ पे सूत्र रटने के लिए कहना, तो आंसर हमें मिल गया ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। देखिए, एक टीचर को जो नहीं करना चाहिए वो है यही है कि बच्चों को सूत्र जो है फॉर्मूला परिभाषा रटने के लिए कहना, ये यहाँ पे नहीं करना चाहिए। बाकी जो है प्रश्नों को हल ढूंढना अपने तरीके से, ये आंसर होगा, सही करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां बनाना जिसमें विद्यार्थी जो है अपना स्वयं से जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे, हल खोजने में प्रवृत्त हों, ये भी सही है। विद्यार्थियों को जो है बच्चों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ जो है बनाने देना, ये भी सही है। जो मूल अर्थ नहीं निकलता है वह ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई जो है वो है क्या। तो ये एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है, पूर्णांक है। तो आंसर है यहाँ पे फोर्थ का, ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर पाई की वैल्यू की बात करें तो 22/7 इसकी वैल्यू होती है। अगर हम इसको तोड़े तो 3.142 जो है इसकी वैल्यू निकल के आती है। इन सभी संख्याओं को याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। किसी संख्या के 3/4 का 2/3, देखिए किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। और फिर हमें उस संख्या का, इस संख्या का 1/4 कितना होगा। तो पहले तो हमें ये संख्या निकालनी है। 3 को 3 से काट देते हैं और ये 4 को यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं और इस 2 को यहाँ पे लिख देते हैं। 2 दूनी 4, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या। x = 48, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या निकली वो है 48 निकली। अब यहाँ पे बोल रहा है यही इसी संख्या का 1/4, तो 4 और 4 12, तो आंसर यहाँ पे 12 होगा। वो संख्या जो होगी, वो जो निकलेगी तो वो है आंसर है 12। ठीक है,
नेक्स्ट है, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए। तो किसी विद्यार्थी में हम गणितीय संप्रेषण को आंकेंगे, कि जो है रटने की भी तकनीक को आंकेंगे, या टीचर को सुनने की क्षमता कि बच्चा कितना टीचर की बात सुन रहा है, या फिर अवधारणाएं न समझ पाने पर भी प्रश्न न पूछने की वृद्धि। मतलब बच्चा अगर क्वेश्चंस को समझ भी नहीं पा रहा टीचर के पढ़ाने के बाद, उसके बाद भी वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो हमें विद्यार्थी के अंदर जो गुण को जो है जांचना चाहिए वो है गणितीय संप्रेषण। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये सभी क्वालिटीज बच्चों में नहीं होनी चाहिए। आंसर है यहां पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 72 हैं। यदि इन संख्याओं का योग जो है 60 है तो इस एक संख्या। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अपने अपने तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन आप मेरे तरीके से चीज़ों को सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए मैं नोट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे HCF जो संख्या दी गई है वो है 12, और यहाँ पे HCF LCM जो दिया गया है वो है 72। ठीक है, देखिए हाँ HCF कैसे निकालते हैं, जब कोई दो संख्या होती है ना, मान लीजिए 32, मान लीजिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8 है, तो इसका LCM क्या होगा, ये 4 और 8 का जो कॉमन दोनों में होगा वही HCF होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अगर हम संख्या की बात करें तो इन दो संख्याओं का योग ही बोल रहा है, तो x प्लस वाई का योग है 60, और वो जो संख्या है उसको हम मान लेते हैं 12a और 12b। देखिए 12a और 12b का अगर हम HCF निकालते हैं तो आंसर यहां पे 12 ही आएगा ना, बात समझ गए। और एलसीएम की अगर हम बात करें तो 12a और b इज इक्वल टू जो है यहां पे 72 दिया हुआ है, बात यहां पे समझ गए। तो ए बी इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो 6 निकल के आ जाएगा, एलसीएम से ही निकाल दिया मैंने। उसके बाद हमने देखा कि दो संख्याओं का योग क्या है, 60 है, तो जहां पे मैंने संख्या बताई थी 12a प्लस 12b इज इक्वल टू 60, वो संख्या थी। तो अगर हम इसको 12 को कॉमन ले ले तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, 12 पंचे 60, a प्लस बी इज इक्वल टू 5। अब देखिए a प्लस बी 5 है और a मल्टीप्लीकेशन b जो है वहां पे 6 निकला था, 12ab इज इक्वल टू 72। अब देखिए ऐसी संख्या जहां पे ऐसी संख्या हमें देखना है जिसका जोड़ 5 हो और मल्टीप्लीकेशन 6 हो, तो 3 दुनाई 6 और 3 प्लस 2 5 हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि a और b जो है वो 3:2 होगा। तो अब यहां पे बोल रहा है कि एक संख्या क्या होनी चाहिए, तो वहां पे 12a और 12b जो है संख्याएं थी, हम इसी में लिख लेंगे 12 बार 3 36 और 12 दूनाई 24। तो यहां पे संख्या है 36 और 24, आंसर हो गया यहां पे 24। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की जो है प्रकृति नेचर क्या होती है, तो सजावटी नहीं होती है, कठिन नहीं होती है, सामान्य के लिए, सामान्य कॉमन के लिए नहीं होती है। यहाँ ये इसका जो नेचर होता है वो तार्किक होती है। ऑप्शन यहाँ पे अमूर्त सोच आधारित होती है, चिंतनशील होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी लगा देंगे आंसर। भिन्न की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है, तो यहाँ पे क्या कर सकता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान करा करके, आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की आयु जो है 6:5 है और उनकी आयु का योग जो है 44 है। मतलब हम कह सकते हैं कि 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 44, यही चीज कह रहा है। तो 6 5 11x इज इक्वल टू 44, तो x की वैल्यू जो है वो निकली 4, यहां पे याद रखिएगा। तो संख्या क्या है, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, तो यही दो संख्याएं निकली। ठीक है, अब जो है 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 24 में 8 जोड़ लीजिए बटे 30 में 8 जोड़ लीजिए, आंसर यहां पे देख लेते हैं। तो 24 प्लस 8 कितना होता है, 32, और बटे इसको जो है 30, 20 प्लस 8 कितना होता है, 28 होता है, या 20 हो गया यार, ठीक है, तो 28 हो गया। अगर इसको हम काटम पीटम करेंगे
तो ये 8/7 आंसर हो गया 8:7, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। 2/3 और 3/4 का एलसीएम निकालना है। तो अगर ये फ्रैक्शन वाली टाइप की जो है, अगर आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछे तो इसको बहुत आसान है कि ऊपर की संख्या का हम निकाल देंगे एलसीएम और नीचे की संख्या का निकाल देंगे एचसीएफ, ठीक है। यही आंसर हो गया। तो 3 दूना 6 और यहाँ पे 3 और 4 का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, तो आंसर हो गया 1, ठीक है। बेसिक तो मैथ आती होगी, मुझे उम्मीद है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना आता होगा, इतना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक और मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अर्थात अथवा है संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। तो ये किस चीज को दर्शाने के 5 तरीके हैं? तो देखिए ये जो है ज्यामितीय प्रमाण और गणितीय पाठ्य चर्चा और शब्द भंडार नहीं, आंसर हो गया ये गणितीय चिंतन और विचार को दर्शाने के 5 तरीके हैं, ठीक है। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे, ठीक है, जो उसमें क्वेश्चंस बहुत ही जो है तार्किक रूप से नजर आ रहा हो, क्वेश्चंस का मतलब स्वभाव तार्किक हो, है ना, कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत ही तार्किक रूप में, तो आंसर भी हमें ऐसा ही देना है, ठीक है। यहाँ पे रट्टू तोता वाला आंसर नहीं हो कि चर्चा पे बैठा दो या शब्द भंडार बढ़ा दो या ज्यामितीय प्रमाण प्रस्तुत कर दो, ऐसा कुछ नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन ना भी समझ में आए तो भी हमेशा क्वेश्चन का जो नेचर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन का नेचर क्या कह रहा है, क्वेश्चन का नेचर से ही आप ऑप्शन जो है लगा सकते हैं, ठीक है। किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, ये आपको पता होगा। तो पूर्ण संख्याओं की इस गुण को जो है किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है और इसे हम संवरक जो है गुण के रूप में जानते हैं, जिसे हम इसको क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी के रूप में जानते हैं। नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा, सीटेट के लिए मैथ में जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। साहचर्य में क्या होता है? ये जोड़ जैसा होता है, ठीक है। वितरण में जो है मल्टीप्लिकेशन होता है, क्रम में क्रमबद्धता होती है। यहाँ पे जो है संख्याओं का योग पूर्ण संख्या का, तो संवरक जो है गुण कहलाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए अगर हम यहाँ पे सही जो है कथन को चुनना है तो गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, ये बिल्कुल भी गलत हो जाता है, केवल आ गया यहाँ पे टैग। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, बिल्कुल भी नहीं। आमतौर पे लड़कियां जो है गणित में कमजोर होती हैं, ये जेंडर रूढ़िबद्धता का एग्जाम्पल दे दिया, तो ये हर कोई गणित सीख सकता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गणित तर्कणा का सूचक है? तो गणित तर्कणा मतलब होता है गणित में तर्क कर पाना, ठीक है। तो यहाँ पे होता है परिभाषा देने की क्षमता नहीं है, गणित प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे निपुणता की क्षमता, सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता, बिल्कुल भी नहीं, आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। तर्क करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, आंसर हो गया ऑप्शन बी। देखिए पिछली बार जब मैंने पेपर दिया था तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आया था, कई जो है कमेंट किए थे कि सर इस तरीके के जो रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं इसको कैसे करते हैं। मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अगर आपसे पूछ लिया ऐसे क्वेश्चन आपसे दिया जाए और आपसे पूछा जाए ABCD का अनुपात निकालिए, तो बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए ABCD, ठीक, इनके नीचे उन संख्या को लिखिए 2 और 3, A और B का अनुपात है 2 और 3 और B और C का अनुपात है 4 और 5। अब नीचे लिखिए 4 और 5, उसके बाद C और D का अनुपात है 5 और 8, तो यहाँ पे लिखिए, ठीक है। अब जो के इसको नीचे ऐसा कर दीजिए लाइन। अब ध्यान रखिएगा A और B का अनुपात है, मतलब C और D खाली है यहाँ पे इस पहली वाली लाइन में, तो जो भी आखिरी वाली संख्या, मतलब यहाँ पे B में 3 लिखा है तो C के बगल में भी 3 लिख देंगे और D के बगल में भी 3 लिख देंगे, जो इसी का रिपीटेशन होगा, ये इसी का रिपीटेशन, इसी का रिपीटेशन। बात यहाँ पे समझ गए? अब यहाँ पे देखिए 4 और 5 की बात हो रही है, तो यहाँ पे 4 से पहले वाली संख्या लिख देंगे, यहीं पे 4, मतलब 4 जो है यहाँ पे बगल में लिख देंगे और 5 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, इसके बगल वाली फिर से रिपीट कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ जो है ये जो है फॉर्मूला बन जाएगा। अब सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 पंचे, यहाँ पे 4 पंचे 20
4 पंचे 20 और यहाँ 40, 40 रेशियो, सबको रेशियो में लिख रहे हैं, ठीक है। 5 चौको 20 और 5 चौको 20 और 20 दुनाई और 20 30 60 हो गया, ठीक है। रेशियो 25 और 25 दिया 75 और यहाँ 8 5 40, 12 120। तो कुल मिला के ये रेशियो निकल के आया। आपसे यहाँ पे पूछ, ये हो गया ABCD का रेशियो निकला, यहाँ पे बात समझ गए। अब यहाँ पे पूछ रहा है D रेशियो A क्या है, तो D यहाँ पे 120 है और A यहाँ पे 40 है, तो 120 रेशियो 40 कर लीजिए, 0 0 यहाँ काट लो, 4 1 रेशियो 3, 3 रेशियो 1, आंसर हो गया 3 रेशियो 1, ठीक है। तो D और A का जो अनुपात है 3 रेशियो 1 का होगा। आंसर देख लेते, तो आंसर हमें यहाँ पे B सही जवाब हो गया, मिल गया। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, उसी के बगल वाली संख्या हमें बस लिखना है और बस सीधा कर देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में 2344 जो है 23,445 जो है पुस्तकें हैं। गैर कथा साहित्य पुस्तकों की संख्या और कथा साहित्य पुस्तकों का अनुपात 2:7 है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये 9x जो है ये टोटल जो है बुक्स हैं, और वो बुक्स हैं 2 3 4 4 5 मतलब 23,445, ठीक है। x की हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम सीधा सीधा इसको जो है डिवाइड करेंगे। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कथा साहित्य पुस्तक की बात कर रहा है, तो कथा साहित्य पुस्तक का रेशियो है 7, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 7 पना 35, यहाँ पे 3, 7 छंग 42, 7 दुनाई 14, 1 18, 18 2 35, आंसर हो गया ऑप्शन ए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान सा था क्वेश्चन, मुश्किल नहीं था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूम के संज्ञानात्मक टैक्सोनॉमी रिवाइज्ड 2001 में जो आया था उसमें उच्चतम स्तर क्या है। देखिए ब्लूम का सिद्धांत मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं, अभी तक जिसने नहीं देखा है उसको देख लीजिए। यहां से आपको 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मैं फिर से कह रहा हूं 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और मैंने पूरा थ्योरी प्लस जो है MCQ वीडियो कंप्लीट किया है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर देखना, ज़रा सा भी गलती मत करना इसको छोड़ने की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे जो है वीडियो के जो है 3-4 वीडियो नीचे ही आपको ये वीडियो दिख जाएगा। तो सबसे उच्चतम स्तर है यहाँ पे सृजन स्तर, ठीक है। मैं इसको जो है आंसर बस के दे रहा हूँ, मैं समझा नहीं रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए इसका जो है आंसर क्या है, ठीक है। तो इसके कुछ 6 स्तर थे, यहाँ पे सबसे ऊपर का स्तर जो है वो सृजन है, क्रिएटिविटी वाला स्तर है, ठीक है। चलिए ब्लूम जो है कि टैक्सोनॉमी का संज्ञानात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो है संबंध जो है बौद्धिक ज्ञान से होगा, तो आंसर वही देखेंगे, कौशल से नहीं है, दृष्टिकोण शारीरिक क्षमता से नहीं, ये ज्ञान और मानसिक क्रियाओं से संबंधित है, तार्किक क्षमताओं से संबंधित है, चिंतन से संबंधित है, मनन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। गणित की प्रकृति ऐसी है जिसमें नियम, सूत्र और परिभाषाएं तार्किक ढंग से जुड़ी होती हैं। इस दृष्टि में गणित की एक प्रमुख विशेषता क्या है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए अगर इसका आंसर है तो यहाँ पे आंसर बहुत आसान है, ये एक तार्किक और क्रमबद्ध है, इसकी विशेषता आंसर हो गया ऑप्शन बी। गणित भाषा विद्यार्थियों के लिए कठिनाई क्यों उत्पन्न होती है, तो क्यों ऐसा होता है, तो भावनात्मक शब्द अधिक होते हैं, नहीं, इसमें कहानियाँ होती हैं, नहीं, इसमें प्रतीकात्मक चीज़ें होती हैं और अमूर्त होती है। मैथ, तो मैथ ध्यान रखिएगा प्रतीकात्मक होती है और मूर्त होती है, आंसर हो गया ऑप्शन सी। नाटक और गीत नहीं होते, बहुत ही आसान था क्वेश्चन, ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बस प्रैक्टिस करते जाइए, डेली पेपर लगाइए। मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, डेली 2 पेपर, 1-2 पेपर तो लगाओ ही लगाओ, डेली 1 पेपर 2 पेपर, भले ही आए चाहे ना आए, भले ही आप गलत करते हो, भले ही आपके 30 क्वेश्चन में से 10 सही होते होंगे, 12 सही होते होंगे, 15 सही होंगे, यकीन मानिए 2 महीने बाद आप देखेंगे कि अगर आपके 10 सही होते होंगे तो आप जो है 20-22 क्वेश्चन सही कर पा रहे होंगे, अगर आपके 20 सही होंगे तो 27-28 क्वेश्चन सही कर पा रहे होंगे। लेकिन पेपर जरूर लगाइए, चाहे जैसा पेपर मिले, सिंपल हो तो भी सिंपल है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा हर एक क्वेश्चन में। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको गलत करेंगे। अब पढ़ के देखते हैं, यदि किसी विद्यार्थी को फ्रैक्शन समझने में कठिनाई होती है
तो टीचर सबसे पहले कारण जानकर उसे सरल उदाहरण और गतिविधियों के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है। ये किस प्रकार की शिक्षण विधि है? तो देखिए, अगर समझाने का प्रयास कर रहा है तो अन्वेषणात्मक तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अन्वेषण में अन्वेषण होता है, ये खोज के आधारित होती है, खोज के माध्यम से इसमें सिखाया जाता है। ठीक है, पारंपरिक में होता क्या है कि ये एक जो है मतलब पुरानी जो विधियां होती है ना, वो पारंपरिक विधियां होती है, तो उस तरीके से पढ़ाने की शिक्षण विधि होती है, एक रूप पुराने पैटर्न पे बजा। प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, दो बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धा कराई जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, एक बच्चा कहता है कि ये आकृति जो है त्रिभुज की है क्योंकि ये त्रिभुज जैसी दिखती है। तो ये किस स्तर का उदाहरण है? तो यहां पे देखिए, तो यहां पे आंसर है ऑप्शन बी। ये जो सिद्धांत है ये वेन हेले का जो है ज्यामितीय थ्योरी का जो है सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। तो वैन हेले का जो थ्योरी है मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू है, आप अच्छे से उसको तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, गलत आप नहीं करेंगे, ये मुझे वादा है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन आपको एक बार थ्योरी और इसका नोट्स प्रिपेयर कर लेना चाहिए, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके दे रखा है, आप उसको देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे हिंदी जो है मैथ पेडागोजी के जो है क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेगा। मैं डेली आपको पेपर्स कराता हूँ, डेली आपको चीज़ें देता हूँ, आप बस उनको सॉल्व करिए, लगाइए, नोट्स बनाइए और जो है सीटेट में अच्छे नंबर आपको ज़रूर से ज़रूर आएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।